हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। इससे प्राप्त होने वाले नए वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक का डिस्कशन करें। आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, इसका अध्ययन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर करने वाले, साथ साथ कुछ डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट आज की क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक अपना परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में अपन देखें। तो यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था। पदार्थ प्रकृति में जो पदार्थ है वो दो अवस्थाओं में विभाजित किए गए, दो भागों में विभाजित किए गए, जिनका वर्गीकरण आवेश या धारा के प्रवाह के आधार पर किया गया, चालक और कुचालक। कुचालक के पदार्थों को ही अपन परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ कहे तो ऐसे पदार्थ है जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन यदि इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, तो उसे अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट में इसकी परिभाषा आपको दर्शा रहा हूं। परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी डेफिनेशन, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले देखा जाए तो परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ, परिभाषा साथ साथ बोल रहा हूं, लिखते जाइए आप। ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन क्या है परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट अपनी परिभाषा कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, उसके डेफिनेशंस की बात अपन यहां पर कर रहे थे। तो डेफिनेशन अपनी यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने दर्शाई है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात कुचालक पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और यहां पर लेकिन उन्हें यदि अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन दर्शाते हैं। उन पदार्थों को या उन कुचालक पदार्थों को अपन परावैद्युत पदार्थ कह रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ जैसे कुचालक पदार्थ ही है, अभ्रक है, एबोनाइट है। यदि यहाँ पर स्टूडेंट अपन एग्जाम्पल की बात करें परावैद्युत पदार्थों में, तो यहाँ पर अभ्रक एक परावैद्युत पदार्थ की श्रेणी में आता है। एबोनाइट ये भी एक परावैद्युत पदार्थ है स्टूडेंट। मोम, कांच, कागज एक्सेट्रा, ये जो पदार्थ है ये पदार्थ परावैद्युत पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। मतलब यहां पर कहने का मतलब है ये जो कुचालक पदार्थ है वो कुचालक पदार्थ ही परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर इन्हें अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर परिभाषा आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। परिभाषा के साथ में अभी यहाँ पर अपन देखते हैं परावैद्युत पदार्थों के लिए इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया।
वर्गीकरण से पहले यदि अपन अब बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। यदि अपन परमाणुओं की बात करें तो परमाणु में जो उसका धनावेश होता है वो नाभिक में होता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों ओर वितरित होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के रूप में वो परिक्रमण करता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि अपन किसी परमाणु के धनावेश और ऋणावेश की बात करें, क्यों? क्योंकि धनावेश और ऋणावेश है वो बराबर होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। इसमें धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा है वो क्या होती है? एक समान होती है। इसका धनावेश नाभिक में होता है और इसका ऋणावेश नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के रूप में परिक्रमण करता है। ये तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थों में जो धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र होता है, उन गुरुत्व केंद्र के आधार पर, कहने का मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं और कुछ पदार्थों के परमाणुओं में वो भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। इस आधार पर ही, कहने का मतलब किसी परमाणु में, किसी अणु में धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है, उस वितरण केंद्र के आधार पर, उस वितरण केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। तो यहां पर परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, परावैद्युत पदार्थ यहां पर स्टूडेंट दो प्रकार का यहां पर बताया गया। पहला है इसमें अध्रुवी परावैद्युत, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, और दूसरा है स्टूडेंट यहां पर ध्रुवी परावैद्युत, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत पदार्थों के ये दो प्रकार यहां पर दर्शाए गए हैं। वर्गीकरण का आधार था गुरुत्व केंद्र, धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है उस गुरुत्व केंद्र के आधार पर, क्योंकि कुछ पदार्थों में गुरुत्व केंद्र संपाती होता है, कुछ पदार्थों में गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होता है, उसी आधार पर परावैद्युत पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। दो प्रकार इसके कौन कौन से बताए गए? ध्रुवी और अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यहां पर दो प्रकार के दिए गए हैं, अध्रुवी और ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं अपन सबसे पहले अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों की। समझ गए? मतलब यहां पर परावैद्युत पदार्थ, परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके प्रकार, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब यहां पर अपन इन दोनों पदार्थों में से एक एक पदार्थों के डिटेल से यहां पर पढ़ने वाले। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, सीधी सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यहां पर ध्रुवी और अध्रुवी, जिनमें ध्रुवण हो रहा है, जिनमें ध्रुवण नहीं हो रहा है। ध्रुवण और अध्रुवण कैसे होगा? जिनमें धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र संपाती होंगे, जिनमें द्विध्रुव नहीं बनेगा वो क्या होगा? अध्रुवी होगा, क्योंकि जिनमें द्विध्रुव नहीं बनेगा उनमें ध्रुवण नहीं होगा और वो क्या होंगे? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। जिनमें धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ निश्चित दूरी होती है, वो ध्रुवी होंगे, क्योंकि उनमें पर जो द्विध्रुव है वो विद्युत द्विध्रुव बन रहा है और द्विध्रुव बनने के कारण उसमें ध्रुवण संभव है, इस कारण उन्हें ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक एक करके दोनों पदार्थों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, इसके प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर इन दोनों पदार्थों में से एक एक पदार्थ के बारे में डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। नाम से परिभाषा, इनका अर्थ निकल रहा है। पहला प्रकार यहां पर ले रहा हूं मैं क्या? अध्रुवी परावैद्युत, नॉन पोलर
डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले अपन अध्रुवी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें। अभी मैंने आपको दर्शाया, परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बताया। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ जिनमें ध्रुवण नहीं होता है, जिनमें विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, सॉरी, जिनमें विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूं। डेफिनेशन देखो इसकी स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी क्या होगी वो देखो। सबसे पहले अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ, परिभाषा साथ साथ याद भी करो, उतारते जाओ। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में धनावेश एवं ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र संपाती होता है, उन्हें यहां पर अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें यहां पर कह सकते हैं अपन अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में धनावेश एवं ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, संपाती होता है। जिनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही स्थान पर होता है, उनका गुरुत्व केंद्र, उस परावैद्युत पदार्थ को अपन अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर देखें तो यहां पर अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों के अंतर्गत H2, O2, N2, CO2 एक्सेट्रा, ये क्या है यहाँ पर अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहां पर इनमें धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है या जो गुरुत्व केंद्र है वो एक ही स्थान पर होता है। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है उनमें धनावेश और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र के परितः जो वितरण होता है वो सममिति से होता है, मतलब एक समान रूप से होता है। क्योंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र यदि एक ही स्थान पर है तो उस अवस्था में अपन ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो धनावेश और ऋणावेश का वितरण है वो सममिति से होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थों में जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है उनमें कोई भी विद्युत द्विध्रुव नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो एक ही स्थान पर है। धनावेश और ऋणावेश के बीच की जो दूरी है वो शून्य है। धनावेश भी उसी स्थान पर है और ऋणावेश भी उसी स्थान पर है, उनके बीच में कोई दूरी नहीं बन रही। कोई दूरी नहीं है तो वहां पर किसी भी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा है। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा है तो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। समझ गए? मतलब परावैद्युत जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है उनमें कोई भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, शून्य होता है उनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए? क्योंकि वहां पर उनमें धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो एक ही स्थान पर होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दर्शाया स्टूडेंट, H2O2 की अपन बात करें, H2 की बात करें तो यहां पर H पॉजिटिव भी है, H नेगेटिव भी है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहां पर ये दोनों एक ही स्थान पर है। H2 अणु की बात कर रहे हैं अपन, तो H2 अणु यहां पर एक अध्रुवी अणु है क्योंकि इसमें दोनों अणुओं का जो धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है दोनों परमाणुओं के लिए वो एक स्थान पर है, जिसमें धनावेश भी इसी स्थान पर है और ऋणावेश भी इसी स्थान पर है। जैसे इसी प्रकार अपन बात करें CO2 की, CO2 अणु की बात करें
तो CO2 अणु के लिए भी इनका वितरण केंद्र है वो एक ही स्थान पर है। CO एक ही स्थान पर है, इनका धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो एक ही स्थान पर। मतलब यहाँ पर इन अणुओं के लिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इनके लिए यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के वितरण के आधार पर मैं दर्शा रहा हूं डायग्राम कि इनमें धनावेश, मान लो यहाँ पर ये पदार्थों के एक एक अणु है या परमाणु है, तो इनमें जो धनावेश और ऋणावेश है वो एक ही स्थान पर है। जिस स्थान पर धनावेश है उसी स्थान पर ऋणावेश होगा। समझे? मतलब संपाती है दोनों, ये एक एक अणु है, ये अपन दर्शाए किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र या उनका जो गुरुत्व केंद्र है वो संपाती है इस आधार पर। और यहाँ पर किसी भी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है उस अवस्था में हो। लेकिन यदि अपन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर इसके धनावेश का जो वितरण केंद्र या गुरुत्व केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इसका मतलब यदि अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में इन पदार्थों को रख रहे हैं तो उस अवस्था में इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। समझ गए कैसे? देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र या गुरुत्व केंद्रों की बात कर रहा हूं, कब? जब मैं इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहा हूं। मतलब यहां पर E इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, सॉरी E इक्वल टू 0 है, यहां पर E नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन ने E ले लिया जिसकी डायरेक्शन ये, समझ गए? और ये क्या है अपने पास? ये है यहां पर एक अध्रुवीय परावैद्युत, कोई भी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ अपन ने ले लिया जिसको अपन ने कहां रख दिया? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया। ठीक है, तो देखो उस अवस्था में क्या हो रहा है, इनका जो धनावेश का वितरण केंद्र है वो किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। समझ गए? मतलब ये अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होने पर इस प्रकार है, और यदि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो उस अवस्था में इनकी आकृति इस प्रकार हो जाएगी। इस अवस्था में इन पदार्थों में क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण इनमें उत्पन्न हो जाएगा। इस अवस्था में यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? द्विध्रुव आघूर्ण P था वो 0 था, लेकिन यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण P है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस अवस्था में यहां पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। केवल ये अध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर पहला प्रकार था स्टूडेंट अपना अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। अब यहां पर इसके बाद अपन बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार अपना कौन सा है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। वही परिभाषा, एग्जाम्पल और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके प्रभाव को दर्शाना है। तो दूसरा प्रकार यहां पर पढ़ रहे हैं हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। टॉपिक अपना आज का वही चल रहा है, परावैद्युत पदार्थ, जिसके दो प्रकारों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। दूसरा प्रकार यहां पर अपन पढ़ेंगे क्या? ध्रुवीय
पराविद्युत, पोलर, डाई इलेक्ट्रिक्स। दूसरा प्रकार इसका यहां पर पढ़ने वाले अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले परिभाषा की बात करें यहां पर अपन, तो वही परिभाषा जैसे अपन ने अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के लिए दी है, उसी प्रकार इसकी परिभाषा दे सकते हैं हम। तो यहां पर ऐसे पराविद्युत पदार्थ, परिभाषा में साथ में लिख रहा हूं, देखते चलो इसको, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में धन एवं ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र अलग अलग होता है, उन्हें ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यहां पर। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है, धनावेश और ऋणावेश का क्या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यहां पर अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्रुवीय और अध्रुवीय में केवल इनके गुरुत्व केंद्र के संपाती और संपाती नहीं होने का अंतर है, उसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के एग्जांपल देंगे कुछ। इसके एग्जांपल यहां पर स्टूडेंट मैं दर्शा रहा हूं, जैसे HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा। कुछ उदाहरण यहां पर मैं दर्शा सकता हूं। इनकी यहां पर ज्यामितीय संरचना की अपन बात करें तो यहां पर HCl जिसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव परमाणु की अपन बात करें, इनमें यहां पर धनावेश और ऋणावेश का एक अणु है HCl अणु की अपन बात करें। कौन सा अणु ले रहे हैं, HCl अणु। HCl अणु की बात कर रहे हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो अलग अलग है, इनके बीच में एक निश्चित दूरी बन रही है। निश्चित दूरी बन रही है इसका मतलब एक द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, और द्विध्रुव यदि इनमें बन रहा है तो क्या होगा, इनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। मतलब इस अणु में एक द्विध्रुव आघूर्ण पहले से प्रेरित है। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पहले से उपस्थित होते हैं। समझ गए। HCl अणु की बात करें, इसी प्रकार यहां पर हम H2O की बात करें तो यहां पर H2O OH H पॉजिटिव O नेगेटिव, एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में और एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में। एक द्विध्रुव यहां पर बन रहा है, दूसरा द्विध्रुव यहां पर बन रहा है, दो द्विध्रुव बन रहे हैं इसमें। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है P1, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है P2 इस दिशा में, लेकिन इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा नेट P, वो इस दिशा में माना जाता है। मतलब यहां पर H2 अणु, कौन सा अणु ले रहे हैं, H2O अणु की अपन बात करें तो H2O अणु और HCl अणु, इन दोनों में डिफरेंस दोनों में यहां पर देख रहे हैं अपन कि इनमें पहले से द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न है, क्योंकि इनमें धनावेश और ऋणावेश के जो गुरुत्व केंद्र है वो पहले से अलग अलग है। पहले से अलग अलग है तो इनमें एक द्विध्रुव बन रहा है, द्विध्रुव बन रहा है तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है।
इसका द्विध्रुव आघूर्ण P इस दिशा में, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P इस दिशा में, इसमें दो द्विध्रुव बन रहे हैं P1 और P2 के रूप में उनका द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाया गया है यहाँ पर। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जिनके उदाहरण अपन ने देखे। अब यहाँ पर इन पदार्थों के वितरण केंद्रों की अपन बात करें और तो यहाँ पर इनका वितरण केंद्र सममिति से नहीं होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में इनके प्रभाव को दर्शाएं तो इनमें धनावेश और ऋणावेश के जो गुरुत्व केंद्र है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है और यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है और अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहाँ पर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, P यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यदि अपन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा और बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी, इनके जो गुरुत्व केंद्र है उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उनमें द्विध्रुव आघूर्ण कभी शून्य नहीं होता है। समझ गए? लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें प्रेरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ा है परावैद्युत पदार्थ, जिसके दो प्रकार ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इनके दो प्रकारों का अध्ययन आपने किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो अपने डाउट का कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास के कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने। अब यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशंस परावैद्युत पदार्थों से संबंधित उनके बारे में अपन बात करें। यदि क्वेश्चन बने कि ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में अंतर दर्शाइए, तो आप अंतर भी इनमें दर्शा सकते हैं। जो दोनों प्रकार आपने पढ़े हैं उनमें अंतर ऐसे कैसे दर्शाए जा सकते हैं, उनके गुरुत्व केंद्रों के अंतर आ सकते हैं। गुरुत्व केंद्रों के अलावा उनके धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण है वो सममिति और असममिति से होता है, वो भी एक अंतर आ सकता है। एक में विद्युत द्विध्रुव बनता है, एक में विद्युत द्विध्रुव नहीं बनता है। एक में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे कुछ आप अंतर इनमें दर्शा सकते हो। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस की अपन बात करें तो डेफिनेशन में परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है परावैद्युत पदार्थों के लिए, उसकी बात यहाँ पर अपन करने वाले हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए अपन ने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशंस दर्शा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी देखना इतना ही। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, सबसे पहले वो देखिए। परिभाषा यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ आपको। तो परिभाषा के रूप में बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन ने अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए पढ़ा है, तो उसी के आधार पर इसकी परिभाषा दर्शा रहा हूं मैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। तो डेफिनेशन आप क्लियर होगी। यहाँ पर जो मैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए बताया था वही यहाँ पर इस परिभाषा में अपन ने अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए क्या पढ़ा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब इन्हें रखा जाता है तो इसका धनावेश का गुरुत्व केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस कारण में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की जो घटना है उसे अपन क्या कह रहे हैं,
पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कह रहा है। तो पहली परिभाषा यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, समझ गए। दूसरी परिभाषा यहाँ पर देखिए, एक परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा और दर्शा रहा हूं यहाँ पर, रेखीय समदेशिक पराविद्युत, रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। तो यहां पर इसकी परिभाषा इसी से रिलेटेड है। तो देखो डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन देखो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई। यहां पर ये जो डेफिनेशन है वो सभी अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थिति में ही है। तो यहां पर ऐसे पदार्थ, परिभाषा ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें रेखीय समदेशिक पराविद्युत कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी से जुड़ी हुई है, मतलब अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। तो वही पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, उन्हीं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को अपन क्या कह सकते हैं, रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। समझ गए। तीसरी डेफिनेशन की अपन बात करें, ध्रुवण सदिश। इन्हीं से संबंधित यहाँ पर परिभाषा, यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ से संबंधित परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरी परिभाषा ध्रुवण सदिश की अपन बात कर रहे हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसकी परिभाषा देखें, तो परिभाषा में यहाँ पर दर्शा रहा हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। मतलब भाई उसी से संबंधित यहाँ पर तीसरी परिभाषा है पराविद्युत पदार्थों में, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के लिए। तो यहाँ पर अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, तो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में क्या है, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवण सदिश कह रहे हैं। और इन पदार्थों के लिए, किनके लिए, रेखीय समदेशी के लिए क्या है, रेखीय समदेशिक पदार्थ के लिए क्या होगा, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। यहां पर P ध्रुवण सदिश, E विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। मतलब यहां पर P बराबर
काई ई लिखा जा सकता है। और यहां पर ये क्या आ रहा है, समानुपाती नियतांक, जिसको अपन काई रीड कर सकते हैं, काई ई क्या है यहां पर, समानुपाती नियतांक, जिसे यहां पर अपन कह सकते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। ये पदार्थ की यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति को दर्शाती है, समानुपाती नियतांक यहाँ पर काई ई के रूप में अपन ने देखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में पराविद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा, इनके प्रकारों का अध्ययन किया। प्रकारों के साथ में यहाँ पर उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स तैयार करने हैं, डेफिनेशन आप बोर्ड पर दर्शा रखिए, ऐसे कैसे इनके नोट्स ऐसे कैसे तैयार करने हैं आपको। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। आज की क्लास में जो भी आपको डाउट हो, अपने डाउट का आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।